नमस्कार दोस्तों। जनवरी के हम थर्ड वीक के करंट अफेयर्स की आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो इशू हैं उसमें महाकुंभ मेला, राष्ट्रीय युवा दिवस, सीरिया के लिए जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की सहायता अपील की बात की गई है, उसका बिग डेटा यूएन पैनल में भारत शामिल होना, उसके बाद गोल्डन लंगूर और 77वां भारतीय सेना दिवस और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बारे में, और आईएमडी और जो मिशन मौसम है उसका 150वां स्थापना दिवस, गंगा सागर मेला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो 2025 है उसके बारे में, और जो गद्दी कुत्ता है जो हिमाचल प्रदेश का उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कोकबराक भाषा जो त्रिपुरा की है उसकी चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो दिया गया है जो 24 अप्रैल को दिया जाता है उसकी चर्चा करेंगे, और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है उसकी चर्चा करेंगे 2025 वाले की, और मार्बर्ग वायरस रोग की प्रकोप की बात करेंगे जो अफ्रीका के एक देश में फैला है, और इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है उसके बारे में बात करेंगे, और कैलिफोर्निया में जो वन में अग्नि लगी हुई है वनाग्नि की बात करेंगे, और ब्रिक्स के नए भागीदार देश नाइजीरिया की चर्चा करेंगे, और यहीं पे हम जो परमानेंट मेंबर बना है इंडोनेशिया उसकी भी चर्चा कर लेंगे, और उसका माउंट ईबू की चर्चा करेंगे जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो इंडोनेशिया में है, और मिशन SCOT स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के चर्चा करेंगे जो पहला प्राइवेट मिशन है भारत के लिए, और भारत के 2025 का पहला खो खो विश्व कप जो महिला और पुरुष का भारत ने जीता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो संत नरहरि तीर्थ की जो प्रतिमा मिली हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मैक्सिको की खाड़ी और डेनाली का नाम जो बदला गया है माउंट डेनाली का उसकी चर्चा करेंगे, और रेल के पटरियों के किनारे जो विंड टरबाइन लगाने की बात की जा रही है उसकी चर्चा करेंगे। फिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे, और पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को मनाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। आइए हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुंभ मेला की बात करते हैं। तो अभी प्रयागराज में जो है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में 2025 में आयोजित होगा, और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो समारोह है उसमें से यह एक होगा। अब देखिए, वर्ष 2017 में जो है कुंभ को क्या किया गया था, तो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज था वह घोषित किया गया था। तो कब? 2017। जो अर्ध कुंभ हुआ था 2018 में प्रयागराज में, उससे क्या, तो एक साल पहले ही इसे घोषित किया गया था। उसके बाद अब देखेंगे तो कुंभ मेले में पवित्र घड़े का उत्सव होता है, तो द फेस्टिवल ऑफ द स्कैर्ड पिक्चर इसे कहा गया है, और इसमें क्या होता है, तो तीर्थयात्री जो है पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और हमारे यहाँ 4 जगह जो है प्रयाग जो हमारा कुंभ लगता है, तो एक हरिद्वार है जो उत्तराखंड में है, उज्जैन है जो मध्य प्रदेश में है, नासिक है जो हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है। और आगे हम चर्चा करते हैं कि 12 वर्षों में जो है 4 बार यह मनाया जाता है, और 4 अलग अलग स्थानों पे लगता है। हरिद्वार में जो लगता है वह गंगा नदी के किनारे लगता है, और उसके बाद उज्जैन में जब लगता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नासिक में जो है गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और जो प्रयागराज है इसमें यमुना और पौराणिक जो सरस्वती नदी है और गंगा नदी के संगम पे यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। अब देखिए, कुंभ मेले के जो प्रकार होते हैं उसमें महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला होता है। महाकुंभ मेला जो होता है यह प्रत्येक 144 वर्ष बाद आता है, या 12 जो पूर्ण कुंभ होते हैं उनके बाद आता है। तो एक पूर्ण कुंभ होता है वो कितने साल बाद आता है, तो 12 साल बाद आता है, और उसके बाद फिर 12 ब्रह्म 144 साल बाद क्या आता है, तो महाकुंभ मेला आता है, और यह सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसके अर्ध कुंभ जो होता है प्रत्येक 6 वर्ष में होता है, या प्रयागराज से हरिद्वार के बीच मनाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो माघ मेला जो होता है या प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रयागराज में। और आगे हम चर्चा करेंगे तो जो हमारा है वह है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म देखेंगे तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो इनके जन्मदिवस के अवसर पर जो है यह इनके सम्मान में, शिक्षाओं और आदर्शों के सम्मान में इनके लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 से 16 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया है, और इस बार का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है नेशनल यूथ फेस्टिवल वह कहाँ किया गया है, तो भारत मंडपम जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ किया गया है। और जो हमारा है यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का थीम क्या है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, यह क्या है, थीम है। और स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी के रहस्यमयी और जो योगी थे, कौन, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और प्रारंभ में इनका नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जन्म 12 जनवरी को 1863 में कलकत्ता में हुआ था। और
खेतड़ी राज्य के जो महाराजा अजीत सिंह थे, उनके अनुरोध पे 1893 में जो है आप देखेंगे तो इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था बदल कर। और उसके बाद हम देखेंगे विश्व धर्म संसद, इसी के बाद ये विश्व धर्म संसद जो शिकागो में हुआ था, वहाँ पे गए थे 1893 में इन्होंने भाग लिया था। और यह उल्लेखनीय जो भाषण है यह विश्व में क्या है, इसको मान्यता मिली हुई है। और रामकृष्ण मिशन जो है, यह रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु हुआ करते थे, वो उनके याद में जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। और बेलूर मठ जो है इसकी स्थापना 1899 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। यह स्थायी निवास के रूप में स्थापित किया था। और अद्वैत आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी अद्वैत वेदांत के दर्शन के अध्ययन और अभ्यास के प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में मायावती जो अद्वैत आश्रम है इसकी स्थापना की थी। और वेदांत सोसाइटी क्या था, तो स्वामी विवेकानंद जी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे, यह क्या किए थे, तो यहाँ प्रेरित करने के लिए किए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीरिया के लिए जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की सहायता की अपील की गई है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए सीरिया है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ दिनों पहले जो स्थितियाँ थी काफ़ी गंभीर थी, जिसके कारण बहुत लोग यहाँ से क्या किए थे, तो पलायन कर लिए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो होता है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, तो जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है वहाँ इसके मुख्यालय है। और इसमें सदस्य कितने हैं, तो 175 सदस्य राष्ट्र हैं और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। भारत कब इसका मेंबर बना था, तो 18 जून सन 2008 को इसका मेंबर बना था। और यह कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, और विश्व स्वास्थ्य वार्षिक रिपोर्ट, जो प्रवासन स्वास्थ्य वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट यह जारी करता है। और इसमें देखिए कहा क्या गया है कि सीरिया के लिए जो सहायता राशि थी इसे 30 मिलियन से बढ़ाकर 73.2 मिलियन कर दिया गया है। और अगले 6 महीनों में सीरिया में 1.1 मिलियन लोगों के सहायता करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बिग डेटा पर यूएन पैनल में भारत को शामिल होना यह देखा जाएगा। तो भारत हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की एक समिति में शामिल हो गया है। अब देखिए जो यह होता है तो इसमें सदस्य कितने हैं, तो 31 सदस्य हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, और अभी अभी भारत इसमें शामिल हुआ है। और यह करता क्या है, तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग में बिग डेटा की भूमिका को अन्वेषण करता है। और इसका गठन वर्ष क्या था, संयुक्त 2014 था। सांख्यिकी आयोग जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है उसके तत्वाधीन यह क्या करता है, इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद देखते हैं गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर देखेंगे तो हाल ही में देखेंगे तो चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, तो असम में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 117 था, इसमें एक सड़क दुर्घटना में गोल्डन लंगूर की मृत्यु हुई है। तो इसके प्रजाति के खतरे की बात हम करेंगे तो गोल्डन लंगूर विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है, तो असम और जो पड़ोसी राज्य भूटान, यहाँ पे देश भूटान है, उसमें पाया जाता है। और इसको देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है गोल्डन लंगूर को अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और उच्चतम संरक्षण उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं इनके लिए। उसके बाद IUCN की रेड लिस्ट में देखेंगे तो गोल्डन लंगूर को संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और वन्य जीव और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो साइट्स है, इसमें परिशिष्ट वन में इसे संरक्षित किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 77वां भारतीय सेना दिवस देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा भारतीय सेना दिवस है क्यों मनाया जाता है, तो जो भारतीय सेना दिवस है 15 जनवरी को जो जनरल थे हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा की जो वर्ष 1949 में भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति हुई थी, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। और इन्हीं की जब यहाँ पे जो सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस है, तो भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 1953 में KM करियप्पा जो थे वह सेवानिवृत्त हुए थे, तो इसके लिए मनाया जाता है। अब हम देखेंगे तो वर्ष 2025 की इसकी थीम क्या है, तो समर्थ भारत सक्षम सेना और सक्षम भारत सशक्त सेना इसकी क्या है, तो थीम है। और पहली बार सेना दिवस जो परेड है इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, तो पूरे द्वारा किया गया है। और हमारे अभी कुछ और देखेंगे तो भारतीय नौसेना दिवस जो होता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो हमारा
रक्षा सुधारों का वर्ष रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 को क्या किया है, तो जो ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म घोषित किया है, रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो थिएटर जो कमांड है उनको एकीकृत करना, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना और सैन्य खरीद को सुव्यवस्थित और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना। यह इसका जो ईयर ऑफ जो डिफेंस रिफॉर्म है इसके लिए है। तो यही किया गया है, रक्षा सुधारों का वर्ष इसे घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा नई दिल्ली में क्या किया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्यालय की बात करें तो निजामाबाद तेलंगाना में है और इसकी स्थापना जो है क्यों की गई, तो हल्दी की खेती और उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए और हल्दी किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और देखेंगे तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाले और तंबाकू के बाद अपने उत्पादों को समर्पित बोर्डों की संख्या क्या कर दी है, तो 6। पहले क्या थी, तो 5 हुआ करती थी। या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड होके मिलके क्या हो गया, तो 6 हो गया। अब देखिए होता क्या है कि हल्दी में जो सक्रिय यौगिक करक्यूमिन होता है, इसके कारण इसका रंग क्या होता है, तो पीला होता है। और यह इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और जो रोगाणु निरोधी लाभों के लिए जाना जाता है। और हल्दी करकुमा लोंगा जो पौधे का एक भूमिगत तना होता है जो जिंजर परिवार की एक प्रजाति है। और इसके अगर हम अन्य बातों की बात करें तो देखेंगे तो जो भारत है वह विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। और भारत में 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उपजाई जाती हैं, जिनमें अब देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख रूप से हल्दी के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और हम बात करें यहाँ पे वर्ष 2022-23 की, तो भारत ने विश्व की 75% से अधिक हल्दी का उत्पादन किया है। और हल्दी विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी देखेंगे आप तो 62% है। और जो कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं हल्दी को, तो जो लाकाडोंग हल्दी है इसे मेघालय का जीआई टैग मिला हुआ है मेघालय में, और कंधमाल हल्दी को उड़ीसा में जीआई टैग मिला हुआ है, और ईरोड जो हल्दी है उसे तमिलनाडु में जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद अरमूर हल्दी निजामाबाद तेलंगाना में इसे जीआई टैग मिला हुआ है, और निजामाबाद तेलंगाना में ही क्या हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिशन मौसम का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 15 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में क्या किया है, भारतीय मौसम विज्ञान जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 150वें स्थापना दिवस के रूप में क्या हुआ है, तो शामिल हुए हैं। और उन्होंने इस मिशन का जो मिशन मौसम है उस पहल का शुभारंभ कर जो विजन 247 है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजन 2047 है, उसके दस्तावेज जारी किए हैं। और इस कार्यक्रम में विश्व मौसम संगठन जो WMO है तो इसके महासचिव भी भाग लिए हैं। और जो IMD विजन 2047 है, इस दस्तावेज में वर्ष 2047 तक भारत में मौसम पूर्वानुमान जो हैं इनकी सटीकता और आपदा प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इसमें हम कहा गया है कि आगामी 2 वर्ष और 10 वर्ष और 22 जो वर्ष 10 वर्ष देखेंगे 2035 और उसके बाद 2047 जो 22 वर्ष 2047 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब देख लेते हैं तो कैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए पूर्वानुमान की सटीकता जो है 3 दिन के सभी पूर्वानुमान के लिए 100% सटीकता रहे, और 5 दिन के लिए 90%, जब 5 दिन पहले अगर किया जा रहा है तो पूर्वानुमान तो 90% सटीकता रहनी चाहिए, और 7 दिन पहले किया जा रहा है तो 80%, और 10 दिन पहले किया जा रहा है तो 70% सटीकता ये पूर्वानुमान की होनी चाहिए, लक्ष्य रखा गया है। और भारत मौसम विज्ञान जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो इसमें IMD भारत में मौसम संबंधी अवलोकन में अगर देखेंगे आप तो मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी ये है। और जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह। इसका 150वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है। और उसके बाद गंगा सागर मेला देख लेते हैं जो पश्चिम बंगाल में लगता है। तो पश्चिम बंगाल में वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित किया जा रहा है, और राज्य सरकार इस आयोजन के अनुभव को बढ़ाने के लिए कई पहल भी शुरू की है, जिसमें बंधन पहल है। बंधन पहल के तहत क्या करते हैं, तो तीर्थयात्रियों को 3 भाषाओं में प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। और उसके बाद फिर ये अनुसंधान है, इसमें मेला सुविधाओं तक पहुँच के लिए जो प्रणाली प्रदान की जाएगी। और ई परिचय है जो लोगों को लापता होने से रोकने के लिए QR कोड वाले पहचान बैंड दिए जाएंगे।
और मकर संक्रांति के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसमें क्या होता है, मोक्ष और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति के लिए गंगा में पवित्र स्नान किया जाता है और सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है और जो है दीप दान किया जाता है। यह अनुष्ठान शामिल है। और इसे आप देखेंगे तो कुंभ मेले के बाद देखेंगे तो भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कौन है, तो गंगा सागर मेला है। अब देखिए यह कहाँ लगता है, तो ये आप देखेंगे सागर आइलैंड है यहाँ पे। तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर, गंगा और बंगाल जो यहाँ पे आप देखेंगे गंगा नदी आती है और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो बंगाल की खाड़ी का जो संगम होता है वहीं पे इसे क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है। और गंगोत्री से निकल के गंगा नदी कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पे, सागर द्वीप के पास ही। और इस मेले का ऐतिहासिक महत्व आप देखेंगे तो महाभारत के जो वन पर्व है और जो रघुवंश कालिदास द्वारा मिलता है, जिसमें तीर्थ यात्रा के लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के प्रमाण पत्र मिले हैं। और उसके बाद फिर यहाँ ऋषि कपिल मुनि एवं पाल वंश के राजा देवपाल से भी संबंधित है। कौन सा, तो यह सागर आइलैंड गंगा सागर मेला। उसके बाद हम देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें देखेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में इसे शुरू किया गया था। और इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो छतों पर सौर पैनल के स्थापित करके करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो माह में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी और तथा जो संस्थागत लागत होगा उसका 40% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। और संपूर्ण देश में सौर ऊर्जा के व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा इससे मिलेगा। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो इसकी कार्यान्वयन जो एजेंसी है वह राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी NPIA है। और राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य कार्यान्वयन एजेंसी SIA द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। और उसके बाद देखते हैं तो जो यह मंत्रालय है इसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के परिचालन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उसको जारी किए हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी जो रेस्को है और यूटिलिटी लेड जो एग्रीगेशन है जो LA के मॉडल का ब्यौरा दिया गया है। और इस योजना में क्या किया जाएगा, तो रूफटॉप प्रणालियों की पूर्व अवधि होगी उसमें कार्बन उत्सर्जन को 720 मिलियन टन कमी का अनुमान किया गया है। और इसके तहत जो है परिवार अधिशेष बिजली जो होगा वह डिस्कॉम को बेचकर अर्जित कर सकेगा। और जिसमें 3 किलोवाट की रूफटॉप प्रणाली से प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादित की जा सकती है। यह योजना क्या है, तो देखेंगे आवासीय रूफटॉप प्रणालियों के माध्यम से भारत में सौर ऊर्जा क्षमता को 30 गीगावाट का योगदान देने के लिए और केंद्रित करने के लिए योजना लाई गई है। और सोलर जो पैनल संस्थापना के 2 मॉडल इसमें दिए गए हैं। एक मॉडल कौन सा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तीसरे पक्ष के संस्था जो होगी या तीसरे पक्ष के छत पे जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसमें उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत के जो दिए गए उपभोग की बिजली जो होगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो अतिरिक्त बिजली बचेगी वह डिस्कॉम को क्या किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा। और उपयोगिता आधारित जो एकत्रीकरण है मॉडल या दूसरा मॉडल है, इसमें क्या किया जाएगा, विद्युत वितरण कंपनी जो डिस्कॉम होगी या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं आवासीय घरों पर क्या करेंगी, सौर प्रणाली स्थापित करेंगी। और उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करेंगी, बेचेंगी। तो भुगतान सुरक्षा तंत्र जो है PSM, तो रेस्को आधारित रूफटॉप सोलर मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए जो हैं का PSM कोष स्थापित किया गया है। ये अतिरिक्त अनुदान के साथ इसका जो वर्धन है किया जा सकता है जो कि मंत्रालय की स्वीकृति के अध्ययन है। उसके बाद हम देखते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। तो ये कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वह इसे जारी करता है। और 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट अभी जारी की गई है। अब भारत के लिए जो जोखिम दिखाया गया है कि अगले शीर्ष जो 5 जोखिम भारत के लिए सामने आएंगे उसमें क्या है, तो जल आपूर्ति में कमी, उसके बाद झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, और मानव अधिकारों तथा नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन, और प्रदूषण, वायु जल और मिट्टी में जो प्रदूषण है वह, और श्रम एवं प्रतिभा की कमी। यह क्या होगा, तो भारत के लिए जो भविष्य में जोखिम है यह दर्शाता है। और विश्व आर्थिक मंच आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वह सार्वजनिक, निजी और सहयोग केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यह इसकी वार्षिक रिपोर्ट है। और यह अल्पकालिक 2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष की अवधि में जो प्रत्याशित सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिम हैं इनकी विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।
और आप देखेंगे तो शीर्ष जो वैश्विक जोखिम है तो तत्कालिक देखेंगे अगले 2 वर्षों में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। तो झूठी और भ्रामक जानकारी, चरम मौसम की घटनाएं और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष यह सामने आएंगी। और जो दीर्घकालिक आप देखेंगे अगले 10 वर्षों में तो चरम मौसम घटनाएं और जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन तथा जो पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह आएंगे। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में आप देखेंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, स्टेट बेस्ड आर्म कन्फ्लिक्ट हो गया, और सोसाइटल जो पोलराइजेशन वो जाएगा, और जो साइबर है ये सब खतरा भी होगा। तो यह अगले 2 वर्ष और अगले 10 वर्षों में ये सब खतरे क्या होंगे तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में यह दिखाए गए हैं कि आगे सामने आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं गद्दी कुत्ता। तो हिमाचल प्रदेश में यह चर्चा में आया है, जो हिमाचली हाउड इसे भी कहते हैं, हिमाचली हाउंड भी कहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो ICAR NBAG जो AGR है, तो इसने हिमालय क्षेत्र में मूल नस्ल जो गद्दी कुत्ता है इसको आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई है। अब गद्दी कुत्ता देखेंगे आप तो पंजीकृत जो प्रजाति है शामिल होने वाला यह चौथा जो मूल नस्ल का कुत्ता है। इससे पहले आप देखेंगे तो तमिलनाडु के राजपलायम और चिप्पी पराई और जो नस्लें थे, और क्या कर्नाटक में मुधोल हाउंड जो था, यह नस्लों को पंजीकृत किया जा चुका था। यह क्या है तो हिमाचली हाउंड है, और हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका उपयोग क्यों करते हैं तो भेड़ों और बकरियों की शिकारियों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हिम तेंदुए जो होते हैं वह जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने के कारण इनके जो सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इन्हें क्या कहता है तो भारत पैंथर हाउंड कहते हैं, भारतीय तेंदुआ हाउंड भी नाम दिया जाता है इनको, जो क्या हैं तो गद्दी कुत्ता हैं। उसके बाद देखते हैं हम तो कुक बोराक भाषा। तो कुक बोराक भाषा देखेंगे तो त्रिपुरा में बोराक लोग जो त्रिपुरी और आदिवासी समुदाय की हैं उनकी मातृभाषा है, जिनमें देव बर्मा, रियांग और जमातिया और अन्य जो आदिवासी हैं शामिल हैं। और यह चर्चा में क्यों आया है तो अभी त्रिपुरा विधानसभा के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। जो त्रिपुरा छात्र संघ है TSF के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। वह कहना क्या चाहते तो पाठ्यक्रम जो वहाँ पे पाठ्य पुस्तक हैं और सरकारी कार्य हैं उसमें कोक बोराक जो चीनी तिब्बती भाषा है इसके लिए रोमन लिपि को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए कोक बोराक जो है मूलतः जो कोलोमा लिपि थी उसमें प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसका देखेंगे तो कोई स्थानीय लिपि नहीं है और इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। और कुक बोराक को देखेंगे तो वर्ष 1979 में जो है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और 23.97 आबादी द्वारा यह बोली जाती है, जो बंगाली के बाद दूसरे स्थान पे है, क्योंकि त्रिपुरा में या तो बंगाली बोली जाती है या कुक बोराक बोली जाती है। तो इसकी जो अभी लिपि है क्या है तो बंगाली है। तो इसके लिपि के लिए ही यहाँ पे क्या रोमन लिपि के लिए ही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था त्रिपुरा में। उसके बाद राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 है। तो यह क्यों दिया जाता है तो समावेशी विकास और सतत विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, भारत के 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह किस दिन प्रदान किया जाता है तो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है उसी दिन को प्रदान किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था तो पंचायती जो स्थानीय स्वशासन था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के याद में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसी दिन यह पंचायती राज पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन और जो पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। और इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या होता है तो सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और पंचायतों को ग्रामीण समुदायों की गुणवत्ता शासन और सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित करना होता है, ताकि जो लोग हैं उनको अच्छी सेवाएं मिल सके। और आप देखेंगे जो पुरस्कार की श्रेणियां हैं तो इनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, जो 9 स्थानीय जो करण विषय होते हैं उनके प्रत्येक के तहत 3 जो शीर्ष ग्राम पंचायत होते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है। इसमें क्या किया जाता है सभी विषयों पर समग्र उत्कृष्टता के लिए 3 शीर्ष ग्राम पंचायत
और ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों को दिया जाता है। और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए ग्राम पंचायत को मान्यता देता है। और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार जो है वह शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार जो है इसको लागू करने के लिए समर्थन के लिए करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। जो LSDG है को लागू करने और पंचायतों का समर्थन करने वाली जो संस्था होगी उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए कार्बन न्यूट्रल जो विशेष पंचायत पुरस्कार है इसमें आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार जो है इसमें जो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के पंचायत और उड़ीसा और त्रिपुरा के जो हैं इनको जो है अवार्ड दिया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है इसमें 27 जो ग्राम पंचायत हैं उनको स्टेट को केरला, तमिलनाडु, गुजरात, त्रिपुरा, लद्दाख इन सब से जो है आप देखेंगे तो लिया गया है। और पंचायत जो देखेंगे यहाँ पे जो ए पुरस्कार है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम पुरस्कार जो है इसमें के इंस्टीट्यूशन पर केरला के लिए, महाराष्ट्र के लिए और उड़ीसा के जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए जो है क्या किया गया है तो ऑनर्ड किया गया है। और नानाजी देशमुख अवार्ड जो है इसमें 9 पंचायतों को क्या किया गया है तो कन्फर्म किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और कीवर्ड्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग देखेंगे तो क्या है तो 25वीं है। और फ्यूचर स्किल जो कंटेनर है इसका स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इस इंडेक्स के अंतर्गत क्या होता है तो वैश्विक रोजगार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संबद्ध देश की तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है। और इसे क्यूअर्स जो क्वाकरवेरेली साइमंडस है उसके द्वारा विकसित किया जाता है। और इस सूचकांक के अंतर्गत क्या किया जाता है तो नवाचार और संधारणीयता, प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उभरते वैश्विक रोजगार बाजार की मांगों को पूरा करने में देशों की तत्परता के आधार पर उनका जो है श्रेणीकरण किया जाता है। इस सूचकांक के लिए 4 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। शैक्षणिक तत्पर जहाँ पे कौशल अनुरूपता, शैक्षणिक तत्परता, आर्थिक परिवर्तन और रोजगार का भविष्य, इन 4 जो संकेतक हैं इनका उपयोग क्या किया जाता है तो कीवर्ड्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो जो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप है यह कहाँ फैला हुआ है तो तंजानिया में हाल ही में फैला हुआ है। तो कागेरा क्षेत्र जो है इसमें यह रोग फैला हुआ है और 8 लोगों की मृत्यु भी देखी गई है। अब यह क्यों होता है तो मारबर्ग वायरस के कारण होता है। और इसमें मृत्यु दर देखेंगे तो 89% तक है। तो यह देख सकते हैं हम जो तंजानिया है और ये हो गया जांजिबार पोर्ट काफ़ी चर्चा में रहा है। तो तंजानिया में क्या फैला है तो जो मारबर्ग वायरस रोग है यह फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो पहले लॉन्च पैड और दूसरा लॉन्च पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है में तीसरे जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसमें तीसरे लॉन्च पैड जो है थर्ड लॉन्च पैड की स्थापना की है। उसमें देखेंगे आप तो इसे किस लिए किया जाएगा तो NGLV अर्ध क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM-3 यानों और स्केल अप NGLV विन्यास में सहायक के लिए डिजाइन किया गया है। और तीसरे लॉन्च पैड में आप देखेंगे तो निम्न भूकक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसमें 30,000 टन भार वाले अंतरिक्ष यान का वहन करने की क्षमता होगी। और वर्तमान में देखेंगे तो इसरो में 2 लॉन्च पैड थे। प्रथम लॉन्च पैड जो हमारा फर्स्ट लॉन्च पैड था और द्वितीय लॉन्च पैड था सेकेंड लॉन्च पैड। इसमें देखेंगे तो प्रथम लॉन्च पैड जो था PSLV के लिए क्रियान्वित किया गया था। और जो PSLV SSLV हैं इनके प्रक्षेपणों के लिए सहायता प्रदान करता है। और सेकेंड लॉन्च पैड को देखेंगे तो GSLV और LMV जो लाइट व्हीकल मार्क 3 है उसके लिए क्या स्थापित किया गया था। और इसे PSLV के लिए भी जो अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या किया गया है तो अर्ध क्रायोजेनिक चरण वाले जो LVM-3 होंगे इनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा जो तीसरा हमारा क्या है लॉन्च पैड है। उसके बाद हम देख लेते हैं कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है हमारा तीसरा लॉन्च पैड। उसके बाद देख लेते हैं कैलिफोर्निया में जो वनाग्नि हुई है तो कैलिफोर्निया में अभी आग लगने की घटना सामने आई है। और जो पिंक फायर रिटार्डेंट है इसकी भी काफ़ी चर्चा में आई है कि ये क्या है तो इसकी बात कर लेंगे। तो कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजल्स है इसमें क्या हुआ है तो अभी जंगलों में आग लगी है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पिंक फायर रिटार्डेंट का छिड़काव किया जा रहा है। तो यह क्या है, रासायनिक मिश्रण है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, तो जो वन में आग लगते हैं उनको मद्द करने के लिए या फिर समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अमोनियम फास्फेट आधारित घोल होता है। अमोनियम जो पॉलीफास्फेट जैसे लवण और क्रोमियम और कैडमियम जैसे विषाक्त धातुएं भी होती हैं। और उसके बाद देखते हैं हम तो अमेरिका में जगह आप देखेंगे तो प्रायः क्या प्रयोग किया जाता है, तो फॉस्चेक का प्रयोग किया जाता है। तो फॉस्चेक जो होता है वह जल अमोनियम फास्फेट आधारित उर्वरक, और जो आप देखेंगे तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से दृश्यता के लिए लाल रंजक लौह ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। और आग लगने के पहले जो है इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे वनस्पतियों पर एक परत बन जाती है और दहन की दशा में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में वह नहीं आता है। और इसका वर्ड जो पिंक होता है इसलिए चुना गया है क्योंकि इसमें देखेंगे आप दृश्यता जो होगी वह अधिक होती है, जिससे आप देखेंगे तो अग्निशमन कर्मियों की फायर लाइन पर जो अधिक प्रभावी रूप से निशाना साधने में मदद करता है। और क्रोमियम आप देखेंगे और कैडमियम देखेंगे तो ऐसे जो विषाक्त धातुएँ हैं वह कैंसर, अंग और अंग की जो क्षति होती है तथा जलमार्गों को दूषित करने के लिए और जलीय जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न भी करती हैं। तो इनके प्रयोग में यह खतरा भी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसमें बताया गया है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट में बताया गया है 2021 के अनुसार जो 35.47% वन हैं इनको आग लगने का खतरा भारत में भी रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो ब्रिक्स के नए जो भागीदार देश बना है नाइजीरिया के, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो नाइजीरिया जो है बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा के बाद और उज्बेकिस्तान के बाद जो नाइजीरिया है यह 9वां देश बना है जो ब्रिक्स का क्या है, तो भागीदार देश बना है, पार्टनर कंट्री। और ब्रिक्स में भागीदार देश की अगर भूमिका को देखेंगे तो यह क्या करता है, तो सदस्यता के बिना भी औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है मंत्रिपरिषद की, इसमें क्या होगा, अन्य संयुक्त जो उपक्रम होंगे इनमें आमंत्रित किया जा सकता है और वे भाग ले सकते हैं। और वर्ष 2025 है इसमें ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो ब्राज़ील कर रहे हैं। यहीं पे नाइजीरिया को क्या मिला है, तो भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। और उसके बाद फिर अभी हाल ही में देखेंगे आप तो इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर क्या किया गया था, तो 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में जो है परमानेंट मेंबरशिप दी गई है। कौन दिया है, तो ब्राज़ील की अध्यक्षता में दिया गया है। और वर्ष 2023 में आप देखेंगे तो ईरान, मिस्र और इथोपिया और यूएई ये 4 देश भी मिले थे। तो 5 और 4 मिला के कितने हो गए थे, तो 9 हो गए थे परमानेंट मेंबर, जिसमें आप देखेंगे तो जो मूल मेंबर थे वो 4 ही हुआ करते थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। और जो साउथ अफ्रीका था वो 2010 में मिला था, दक्षिण अफ्रीका 2010 में मिला था। उसके 2023 में इसमें 4 और सदस्य जो ईरान में से इथोपिया, यूएई थे उनको मिलाया गया। देखेंगे आप तो अर्जेंटीना को मिलाया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। और अभी जो हमारा सऊदी अरेबिया है उसके जो सदस्यता पे जो है आमंत्रित तो किया गया है, लेकिन भी वह शामिल नहीं हुआ है। तो कितने सदस्य थे, 9 थे। और 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है वर्ष 2025 में। किसकी अध्यक्षता में, तो ब्राज़ील की अध्यक्षता में। ये हमारा नाइजीरिया, देखिए नाइजीरिया के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यह विश्व का 6ठा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। इसके बाद देखेंगे तो यह 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है अफ्रीका में। और यह अफ्रीका जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, जायंट ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। और माउंट ईबू जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह इंडोनेशिया में है, जिसमें अगर देखेंगे 2025 में ही 1079 बार विस्फोट हो चुका है। और यह कहाँ पे है, तो माउंट ईबू जो है मालुक प्रांत में स्थित है और यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में आया है। और इसका रीज़न ये है कि देखेंगे आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहीं पे स्थित है, इसीलिए यहाँ पे जो ज्वालामुखी विस्फोट है वह होता रहता है। अभी पिछले सप्ताह में भी फिलीपींस के एक ज्वालामुखी विस्फोट की चर्चा किए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं मिशन जो SCOT है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की सफलतापूर्वक सफलता के लिए जो अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा है इसकी सराहना की है। और जो यह मिशन SCOT है यह विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता उपग्रह है और जिसे क्या किया गया है, तो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 द्वारा क्या किया गया है, तो प्रक्षेपित किया गया है। अब यह देखेंगे तो आप SSA जो है हमारा अंतरिक्ष पिंडों एवं उनकी कक्षाओं की ट्रैकिंग और लक्षण निर्धारित करने का कार्य करता है। और मिशन
SCOT जो है पृथ्वी के निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें 5 सेंटीमीटर जितने छोटे जो रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट हैं उन पर नज़र रखेगा। अब देखेंगे तो इसरो का भी एक कार्यक्रम है नेत्र परियोजना, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसके तहत इसरो जो करेगा यह क्या करेगा, तो जो खतरे के विश्लेषण को बढ़ाने और अंतरिक्ष की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उन्नत रडार और ऑप्टिकल दूरबीन के साथ एक अंतरिक्ष निगरानी ट्रैकिंग जो नेटवर्क है इसको स्थापित कर रहा है। और उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में जो 2025 का पहला खो खो विश्व कप हुआ है जो है उसको क्या है तो भारत ने जीत लिया है। जो महिला जो है और जो हमारे मेल और फीमेल दोनों जो विश्व कप है किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। और यह भारत के अगर देखेंगे आप तो सबसे जो पुराने पारंपरिक टैग खेल हैं उसमें से एक माना जाता है। और इसका विकास महाभारत के युद्ध के प्रारूप जो चक्रव्यूह से हुआ था उसमें जो खो खो रिंग खेल के सम्मान में एक रचनात्मक रणनीति के रूप में कार्य करता है। और खो खो टीम देखेंगे तो इसमें 9 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं जिसमें 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। खिलाड़ी बारी बारी से क्या करते हैं तो विरोधियों का पीछा करते हैं और बचाव करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं तो टैग करते हैं। और विशेषज्ञों की माने तो खो खो का शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ था और शुरू में यह रथों पर खेला जाता था, लेकिन आधुनिक जो फुट संस्करण है पैरों द्वारा जो खेला जाता है यह क्या होता है तो विश्व युद्ध के दौरान 1914 में सामने आया था। और जब पूरे डेक्कन जिमखाना क्लब ने इस पर क्या किया था तो नियमों और संरचना का औपचारिक रूप दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं तो खो खो प्रदर्शन देखेंगे तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कबड्डी और मलखम जैसे जो अन्य स्वदेशी खेल थे इनके साथ इसे किया गया था इसका प्रदर्शन। और खो खो की वैश्विक पहुंच की बात करते हैं तो 2020 में मात्र 6 देशों में इसकी पहुंच थी, 2025 में बढ़कर क्या हो गई तो 25 देशों में हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ का लक्ष्य क्या है 2036 तक इसे 90 देशों तक विस्तारित करना और भारत में जब अगर ओलंपिक होगा तो इसमें शामिल भी करना। तो हमारी महिला टीम हो गई, हमारी पुरुष टीम हो गई, दोनों ने क्या किया है तो खो खो विश्व कप को जीत लिया है। उसके बाद संत नरहरि तीर्थ है इनकी एक प्रतिमा हाल ही में खोजी गई है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो सिंहचल मंदिर है 13वीं सदी में जो संत नरहरि तीर्थ थे इनकी 3 फुट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ से। और जिसमें उन्होंने क्या किया है तो ये ताड़ का पत्ता लिया हुआ है और उनके बगल में देखेंगे तो 2 श्रद्धालु भी खड़े हुए हैं। और संत नरहरि तीर्थ के बारे में हम जाने तो 1243 से 1333 के बीच में थे और माधव परंपरा के एक द्वैत दार्शनिक बुद्धिजीवी विद्वान और राजनेता संत थे। और वे आंध्र प्रदेश के जो चिकाकोलू जो आधुनिक श्रीकाकुलम है उसके निवासी थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था तो उड़ीसा के गजपति साम्राज्य के कुलीन परिवार में हुआ था। और पूर्वी गंग राजवंश में भूमिका आप देखेंगे तो 30 वर्षों से अधिक तक जो नरहरि तीर्थ थे उन्हें पूर्वी जो गंग राजवंश है के राजाओं की सहायता की थी। और उन्होंने क्या किया था जो शासक थे उनको सनातन धर्म का पालन करने में सहायता की थी तथा मंदिरों को जो मामलों में प्रबंधन के लिए संरचित कार्यकारी प्रणाली थी इसकी स्थापना की थी। और उनके प्रयासों का विवरण सिंहचल और श्रीकुरमम जो मंदिर है उनके शिलालेखों में पाया गया है। अब पहले हम देख लेते हैं जो सिंहचल मंदिर है हमारा, तो यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और भगवान नरसिंह को समर्पित है जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था तो 11वीं शताब्दी में उड़ीसा के गजपति शासकों द्वारा किया गया था और गजपति शासक से संबंध भी रखते थे। तो उसके बाद में इसे बेंगी के चालुक्य और पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंह प्रथम द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम मैक्सिको की खाड़ी और डेनाली के नाम में परिवर्तन किया गया है तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो अभी नए नए बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया है तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी और जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता है उसे माउंट मैकिनले के नाम करने का आदेश जो है यह दिया गया है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को हम देखेंगे तो इसमें अभी भी मैक्सिको को जो है देखेंगे तो मैक्सिको खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में मैक्सिको की खाड़ी भी प्रयोग की जाएगी और मैक्सिको और यहाँ पे जो क्यूबा देश है यहाँ पे मैक्सिको और क्यूबा को क्या है तो नया नाम प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और नाम बदलने का कोई आधिकारिक नीति न होने के कारण क्या है तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है IHO इसके द्वारा अमेरिका और मैक्सिको दोनों सदस्य हैं इसके। तो घरेलू भिन्न भिन्न नामों जो भिन्न नाम होंगे उनकी अनुमति देते हुए एक रूपता बनाए रखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका क्या नाम अब कर दिया गया है तो अमेरिका की खाड़ी करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते जितने भी होंगे उसमें क्या होगा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही होगा और क्यूबा और मैक्सिको क्या कहेंगे इसको तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही कहेंगे।
उसके बाद हम देख लेते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग जो कच्चे तेल का 14% और प्राकृतिक गैस का 5% आपूर्ति है यहीं से होता है। अमेरिका के जो पेट्रोलियम शोधन है इसकी जो क्षमता है 48% लगभग यहीं से होता है। और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण की बात करें तो लगभग 51% क्षमता यहाँ से होता है, इसलिए अमेरिका के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो माउंट मैकिनले का मैप है अलास्का का, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलास्का में स्थित है अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो अलास्का में स्थित है। और 2015 में इसे जो स्वदेशी कोयुकोन लोग थे उनके सम्मान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो डेनाली कर दिया गया था। और माउंट मैकिनले पर वापसी से स्पेनिश और अमेरिकी युद्ध और अमेरिकी के आर्थिक विकास में उनके नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति विलियम मैकिनले जो थे उनके सम्मान में इसको क्या किया गया है, तो माउंट मैकिनले कर दिया गया है। अब देखिए इसी तरह से आप देखेंगे तो अन्य मुद्दे भी हैं जिनमें पेच फंसे हुए हैं, जैसे जापान सागर है, तो यहाँ पे जापान और दक्षिण कोरिया के बीच है जापान सागर, तो उसे पूर्वी सागर और जापान सागर नाम दिया जाता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जो फारस की खाड़ी है उसे अरब की खाड़ी भी कहते हैं। उसके बाद दक्षिण जो चीन सागर है या क्षेत्रीय नाम जो है इन पे काफ़ी विवाद ऑलरेडी रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका की खाड़ी में विवाद कोई आम बात नहीं है। और इसको आप देखेंगे तो यह सबसे बड़ा, अगर मैक्सिको की खाड़ी को देखते हैं तो यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और जो क्यूबा और मैक्सिको की अमेरिका देखेंगे, यहाँ पे क्यूबा मैक्सिको और अमेरिका से क्या है तो घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर और जो युकाटन चैनल है इसके माध्यम से कैरेबियन सागर को भी जोड़ता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो अगला है रेल की पटरियों के किनारे विंड टरबाइन लगाने की बात की गई है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय रेल जो इंडियन रेलवे है यह 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या करेगा, तो यह सोच रहा है कि जो पटरियाँ हैं उनके किनारे विंड टरबाइन लगा दिया जाए। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है मिनी वर्टिकल एक्सिस टरबाइन स्थापित करके, जो और ट्रेनों से उत्पन्न पवन होंगे उनसे 1 से 10 किलोवाट तक की बिजली क्या होगी तो उत्पादित की जाएगी यहाँ पे बगल में इनके क्या लगा के, तो विंड टरबाइन लगा के। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। और देखिए बहादुर सिंह सागू एक बार एशियाई पदक विजेता हैं और 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे हैं। और उन्होंने 2002 में बुसान एशियाई खेलों में 60 फुट में स्वर्ण पदक भी जीता था। और 2000 और 2004 में ओलंपिक में इन्होंने भाग भी लिया था। और जो हमारा भारतीय एथलेटिक्स संघ है इसकी स्थापना 1946 में भारत में एथलेटिक्स के लिए गैर सरकारी और गैर लाभकारी स्वायत्त और शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। और विश्व एथलेटिक दिवस देखेंगे तो प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था, तो 15 मई 1996 को मनाया गया था। इसकी स्थापना आप देखते हैं यहाँ पे 7 मई 1996। उसके बाद देखेंगे 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स संघ के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की विरासत की बात कर लेते हैं। तो पराक्रम दिवस 2015 जो है 2021 में मनाया जा रहा है। 2025 के अवसर पर क्या किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जन्म स्थली पीछे इस बार मनाया गया है कटक के जो बत्ती है किले में 23 जनवरी से 25 जनवरी तक मनाया गया है। तो यह कटक के बाराबाती किले में यह लोकेशन याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। और पराक्रम दिवस देखेंगे तो महान जो इनके भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब पराक्रम दिवस जो 2025 है यह सुभाष चंद्र बोस की 188वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखेंगे इससे पहले वर्ष 2021 में पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। और यह कहाँ मनाया गया था, तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली पर नेताजी के जो होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था इसके उपलक्ष्य में। और उसके बाद वर्ष 2023 में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नाम बदल के जो है मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूगार सिंह जो परमवीर चक्र पुरस्कार वाले थे उनके नाम पे, और स्वराज आदि और इनके जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके नाम पे कर दिया गया था। और वर्ष 2024 में देखेंगे तो लाल किले में जो इंडियन यहाँ पे INA का ट्रायल चला था उस स्थल पे मनाया गया था। और वर्ष 2025 देखेंगे तो इनका जो जन्म स्थल रहा है वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो हमने जो है 3rd वीक का जो हमारा करंट अफेयर था
उसको कवर कर लिया है। आगे हम 4th वीक के करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमें एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम जनवरी माह के फुल करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।